हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई लीडरशिप में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्टी इख्तलाफात से क़यादत परेशान। शेर अफजल मरवत के पार्टी में मुखालफत करने वाले कौन कौन थे? किन रहनुमाओं से लड़ाई महंगी पड़ गई? आने वाले दिनों में कौन से पार्टी रहनुमाओं की छुट्टी होने वाली है? बानी पीटीआई की रिहाई आखिर हो सकेगी या नहीं? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? खुसूसी गुफ्तगू करेंगे आज शो में शेर अफजल मरवत साहब के साथ। इसके अलावा बानी पीटीआई से मुलाकात पर भी पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात फूट पड़े। अडियाला जेल के बाहर से बानी पीटीआई की बहनों और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। सलमान अकरम राजा लिस्ट की मंजूरी के बगैर मुलाकात करने वालों पर बरस पड़े। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में मादनियात के मुतल्लिक अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आला अमरीकी ओहदेदार समेत चीन, अरब ममालिक के सरकारी वफूद की शिरकत। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के लिए दुनिया भर को दावत दे दी। वजीर आला सिंध और पंजाब तकरीब में मौजूद। वजीर आला केपी गैर हाजिर। इसके अलावा अमरीकी वजीर खारजा और इसाक डार के दरमियान राब्ता, सिक्योरिटी, अफगानिस्तान मामलात और मादनियात के मुतालिक अहम गुफ्तगू। बानी पीटीआई के हवाले से खामोशी। पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त पीटीआई के हालात किस तरह के नज़र आ रहे हैं और जो उसमें एक इंतशार नज़र आ रहा है पार्टी में, उस हवाले से बात करते हैं। आज स्टूडियो में जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असेंबली और पीटीआई के एक सरगर्म रहनुमा रह चुके हैं शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मरवत साहब, आज जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि जेल के बाहर जो है वो हमने देखा एक बड़ा तमाशा लगा। क्या हुआ आखिर? कई जो लोग हैं, स्पेशली खान साहब की बहनें भी, वो भी तहवील में ले ली गई। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने तो कहा कि जो लिस्ट के बगैर लोग जो हैं वो मिलने चले गए, तो उस पर भी उन्होंने उंगलियां उठाई। आखिर हुआ क्या आज? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता पीटीआई की ख़वातीन और ख़ान की बहनों को हिरासत में लिया गया और इस कार्रवाई के दौरान जो तशद्दुद और ज़ोर का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, जमहूरियत के लिए और सियासी हकूक़ के लिए एक इंतहाई स्याह दिन के तौर पे याद किया जाएगा। खान के बीवी और खान खुद पाबंद सलासल है और वो भी गैर कानूनी बेगुनाह होने के बावजूद हम 32-33 साल इस पेशे को देने के बावजूद अभी तक अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि क्या वो अपनी कानूनी हकूक़ उनको मिलेंगे, क्या वो रिहा हो पाएंगे। और जब बहनें मुलाकात के लिए गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक फैसला दिया। आज उनका दिन था, तो बजाय इसकी कि मुलाकात देते, ये रियासत इस्टेब्लिशमेंट क्या साबित करना चाहती है? अभी रिसेंटली तो उन्होंने एक पैगाम दिया था कि ख़वातीन के हकूक़, अब ये ख़वातीन के हकूक़ हैं। यानी क्या इतना काफ़ी नहीं था कि मियाँ बीवी दोनों गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़्यादा मियाद से अंदर हैं? अब आपने उनकी बहनों को भी अंदर करना है। दुनिया को क्या पैगाम देना है? और पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों से किसको डराना है? मज़ीद क्या डराना है? क्यों इतनी सियाकारियाँ हो रही है? नंबर 1, और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। दूसरा जो है, जो जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब की आपने बात की, मुझे थोड़ा शक है कि उनका ये रवैया जो है वो ज़रा नफ्सियाती सा मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि ये मुझसे पूछ के जाएं और जिनके मैं नाम दूं वो क्यों गए। देखिए, इस तरह नहीं होता था। इन तमाम SOPs का मैं राकिम हूँ। ये SOPs भी मेरी पिटीशन पे लिखी गई थी, ये मुलाकातें मैंने शुरू कराई थी और इसमें 2-3 अफराद जो हैं, खान साहब ने, मैं एक ज़माने में फोकल पर्सन था, बैरिस्टर गौर साहब थे, और ये हम लिस्ट दिया करते थे, खान साहब खुद दिया करते थे, और जेल हुकाम जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती थी। और जिस पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हमारे थ्रू नहीं भी जाया करते थे। खान या उनको बुला लेते थे या फिर कहीं किसी हाई कोर्ट या किसी ट्रायल कोर्ट से उनको डायरेक्शन होते थे कि आप इनको मुलाकात करा दें। लेकिन ये इस पे हजारादारी कभी हमने या किसी एक शख्स ने कभी कायम नहीं करना चाहिए। और असल जो मसला है वो ये है कि सबसे ज़्यादा नज़रें इस पे रखी जाती है
कि किसी भी तरीके से खान तक ऐसे लोगों को रसाई न दी जाए जिनका बयानिया, जिनका नज़रिया, जिनकी सोच या फ़िक्र उन लोगों से मुख्तलिफ है जिन्होंने आजकल खान को रसाई देने का ठेका लिया हुआ है। सही। अच्छा, तो ये बताएगा, आपको तो जो है पीटीआई से अलग हुए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो पार्टी जो मुंतशिर हो रही है वो हर पिछले गुजरते दिन के साथ ज़्यादा ही जो है वो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। दूसरी पार्टीज़ में भी नज़र आते हैं, दूसरी पार्टीज़ में भी कॉन्स्पिरेसी साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं ओहदों के लिए। लेकिन इस वक्त पीटीआई में जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि कुछ मुख्तलिफ ही नौयत का है। पहले तो मैं इस हवाले से मुतात बयानात देता था क्योंकि मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा होश के नाखून की आदत लेगी और एहसास होगा कि ये पार्टी को किस जानिब ये ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है पार्टी की बुनियादी मरकज़ी लीडरशिप पे कि उनकी ये ड्यूटी है कि पार्टी के मफाद में, खान के मफाद में खान को आगाह करें कि पार्टी के साथ बैर क्या हो रहा है। मैं चूँकि खान के साथ ये जो रवाबित और ये जो बातचीत का गुज़िश्ता 1.5 साल का चश्मदीद गवा रहा हूँ, तो मुझे 100% यकीन है कि खान से ये तमाम चीज़ें मख्फी रखी जा रही है। खान को इल्म ही नहीं है कि पार्टी में क्या हो रहा है। खान के सामने जो जिस अंदाज में पिक्चर पोर्ट्रे होता है और जिस तरीके से उनके सामने जो है फैसला साजी के लिए उनकी जो से ज़हन साजी की जाती है, एक तजवीज़ देता है, दूसरा सेकंड करता है और तीसरा जो है सराहता है, और यूं इस महदूद सिफारिशात पे और वही लोग जो हफ्ते में 2 दफ़ा भी मिलते हैं तो वही मिलते हैं, महीने में भी वही मिलते हैं, नए लोगों को रसाई नहीं दी जाती है और खान के पास फीडबैक नहीं आता है। तो इस वजह से जिम्मेदारी आयद होती थी बैरिस्टर गौहर साहब पे जो मरकजी क़यादत है और ख़ुसूसन सीनियर पार्लियामेंटेरियन पे बशमूल असद कैसर साहब, बशमूल अली अमीन खान, आतिफ खान, इन सबको चाहिए कि खान के पास जाके पार्टी के मफद में बता दें। ये इन्होंने सीनियर वकला को भी फारिग कर दिया, लतीफ़ कोसा साहब को फारिग किया, अली जफ़र साहब जो हैं इनसे फाइलें ही उठा लिए। इतनी बेतौकीरी क्यों पार्टी में उन लोगों की हो रही है? और आज ये इस पे बड़ा फराख्ता होना कि जी मुझसे पूछे बगैर, यानी कि इतनी मुतलकुल अनानियत अच्छी नहीं होती है। लेकिन उनको ये जिम्मेदारी तो दी है ना कि ये लिस्ट जो है वो नहीं दी है। अच्छा, देखिए सिर्फ उनको नहीं दी है, मुझे इल्म है ना, मैं उस दिन भी मौजूद था जिस दिन ये आर्डर हुआ या एसओपी बनी दोबारा। ये जिम्मेदारी बैरिस्टर गौहर साहब को भी मिली हुई है, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है ये खान की अपनी है। यानी कि ये जो लोग हैं ये कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हैं, इनका काम ये है कि खान से कोऑर्डिनेट करके फिर नाम जो है या वो खुद दे जेल हुकाम को या खान साहब दे सकते हैं। तो लिहाजा जिनके इस्मा या नाम खान साहब ने दिए हुए होंगे उनको कोऑर्डिनेटर तो नहीं रोक सकता है। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, आपने भी जैसे बात करी, इन्होंने आपसे रबिया ने भी सवाल किया है कि सलमान अकबर राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने इस पे एतराज़ किया। अब जो लोग मिले हैं बगैर, मेरा ख्याल है इनसे पूछे, नाम वो बड़े बड़े हैं, कोई आम लोग नहीं हैं, बिग गन चलें, कोई टॉम डिक हैरी कोई हमारे टाइप हों तो चलो समझ में आता है कि उन पर एतराज़ करें। मतलब अली जफ़र साहब मिले हैं, इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब खुद जो पार्टी के चेयरमैन हैं, फिर बाबर अवान साहब मिले हैं। 3 लोगों के नाम हम वो ले लेते हैं। और आप वाली बात कि खान साहब जब तक अंदर से क्लियर नहीं करेंगे तो जेल हुकाम तो नहीं मिलवाएंगे उनसे। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने कहा SOPs आपने तय की थी, इन तीनों के नाम ये खान साहब को दिए गए होंगे या खान साहब ने इनके नाम उनको जेल हुकाम को दिए हैं कि इनको मुझे मिलना दिया जाए? और ये अगर मिलने के लिए गए हैं तो इनको किसी न किसी ने इन्फॉर्म तो किया होगा कि खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, नाम जो है ये SOP ये कहती हैं, तरीक़ाकार ये हैं कि खान साहब या खुद देंगे जेल हुकाम को नाम या बजरिए कोऑर्डिनेटर देंगे। तो लिहाजा गुज़िश्ता 1.5 साल में तो तरीका यही होता था कि खान साहब, अब बाद औक़ात नए लोगों से खान की मिलने की ख्वाहिश होती थी तो हम नए लोगों को ले जाया करते थे और वो खान की अप्रूवल से नए लोगों की मुलाकातें भी हो जाती थी। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब का ताल्लुक है, वो तो खुद कोऑर्डिनेटर भी है, चेयरमैन भी हैं, और एक फंडामेंटल एक लिस्ट हमने दी थी बुनियादी, जिसमें हमने प्रिंसिपल वकला के नाम लिखे थे कि ये वकला जो हैं वो किसी भी टाइम मुलाकात के लिए जा सकते हैं। ये उनके फैमिली के रिलेटिव्स हैं, इनके नाम हमने दिए थे, उनके मालिज का नाम दिया था। ये वो लोग थे जो अप्रूव्ड थे।
जिनके लिए दोबारा जो है रजू नहीं किया जा सकता था कि जी खान को इन पे इतराज़ है या नहीं है। लेकिन अभी जो इन्होंने ताज़ा तरीन SOP सेट की हैं, इसमें शायद सलमान अकरम राजा साहब आमद पे उसका कोई तस्करा करना सूटेबल नहीं। अच्छा, वो एक स्टेप फर्दर भी गए हैं, चलो यहाँ तक एतराज़ तक जैसे आप कह रहे हैं, चलें उन्होंने एक अस्यूम किया है कि मेरा जो रोल है मुझसे पूछ के जाए सारे, मैं गेट कीपर हूँ, मैं जिसको अंदर जाने दूँ जिसको ना जाने दूँ। बल्कि लगता है जो ये है कि असल वो जेलर का रोल जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने खुद सेल्फ अस्यूम कर लिया, भाई आई एम द गेट कीपर भी हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि अगली पेशी पे जिनकी मुलाकात होगी इनके हाथ में वटे देख रहा हूँ कि एक को मारेगा जो इनकी इजाजत के बगैर आएगा। अच्छा, वो ये कहते हैं अगला स्टेप जो नेक्स्ट लेवल, वो कहते हैं कि अब ये बात होना शुरू हो गया, 2-3 पार्टी के बड़े लीडरों की मैंने बयानात सुने, फिर शायद इनका अपना भी ट्वीट है इनके सलमान अकरम राजा साहब का, कि जो लोग ये मेरी इससे ब्लेसिंग के बगैर या अप्रूवल के बगैर मिल रहे हैं उन पर भी शकूक अब होना शुरू हो गए। मतलब ये है कि मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा कि वो फौज के एजेंसीज के वो उनके शायद मिले हुए हैं, या टाउट बड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, उन्होंने भी नहीं लिखा, मैं भी नहीं यूज करना चाह रहा। अब जो नाम है मतलब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरपर्सन पे भी शक पड़ गया है, और उसके बाद अली जफर साहब जैसे एक ऑनरेबल आदमी पे पड़ गया, बाबर अमान साहब, तो पीछे बच कौन गया? फिर तो पूरी पार्टी जो बस एक दिन आएगा कि खान पे भी शक पड़वाएंगे वो बईद नहीं है, बल्कि जिस रफ्तार से ये लोगों को निकाल रहे हैं खान को निकालने का भी अंदेशा है। देखिए अगर निकाल तो सकते हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर सलमान अकरम राजा साहब वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो तो किसी दिन निकाल सकते हैं कि आप मेरी मर्जी के बगैर किन लोगों से क्यों मिल रहे हैं। ही कैन इशू ही में शोकाज एज वेल। आप इस पे एग्री करते हैं? लीगल मैं तो ये कह रहा हूँ शोकाज तो वो खुद जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन लिख पढ़ में नहीं कर सकता है। अच्छा। क्योंकि कानूनन वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है। आपकी हमेशा अब इसके लिए जो शख्स है वो है नकवी साहब, और नकवी साहब जो है ऐसे मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बड़े बेचैन होते हैं, ताकि ये नोटिफिकेशन के इजरा के साथ ही उनका जिक्र खबरों में आ जाता है और वो इसी पे बड़े उसके लिए कौन से नकवी साहब सर? ये जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी के, हाँ, फिरदौस शमीम नकवी। अच्छा, ओके, सॉरी। तो वो जो है बड़े खुश होते हैं। बहरहाल मैंने कहा जिस तवातुर से ये लोगों को मशकूक बना रहे हैं, अब बैरिस्टर गौहर, अली जफर साहब, बाबर अमान साहब, ये तो चेहरा है ना PTI का। अच्छा, एक और समझते हैं, नो ऑफेंसेस टू, मैं हालांकि सलमान अकरम राजा साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे साथी, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, वो जब से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं पार्टी तितर बितर होना शुरू हुई है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, लोग निकालो ले आओ। ये कोई KPK वर्सेस पंजाब का कोई फड्डा शुरू, जब तक उमर अयूब साहब थे बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, तो शायद हमारे KPK के भाई जो हैं ज़रा थोड़े से वो थे, क्या कहते हैं कि चलो यार अपने ही लोग हैं, अपने ही बंदे हैं। तो अब जब से पंजाब से एक सेक्रेटरी जनरल आया है उसके खिलाफ रिएक्शन ज़्यादा आना शुरू हुआ है, ये भी कोई रीज़न है? देखिए पंजाब इंतहाई मतलब है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमने बड़ी कोशिश की कि हम पंजाब की लीडरशिप को मोटिवेट कर सकें, ये आवाम को निकाल सके, अपने हल्कों में जा सके। आप यकीन करें हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं असम्बली के इजलास में तो आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन एहतजाज होता है कोई नज़र नहीं आता है। चंद एक आ जाते हैं, वही जो चंद चेहरे हैं जो जुर्रत करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उसकी आमद के बाद थोड़ी सी इंसानियत ने भी हवा पकड़ी है। लिंग्विस्टिकली आप समझते हैं? लिंग्विस्टिकली वो तमाम यूट्यूबर जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है पार्टी में तकसीम पैदा करने के लिए KP की क़यादत की तरफ किया है। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं ना, देखिए तकसीम पंजाब में भी है, वहाँ भी आप देखें वो जो सूबाई सदर साहब थे हमाद अजहर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तीसरी दफ़ा और कबूल नहीं हो रहा है। अब भी नहीं हो रहा, वो कबूल नहीं हो रहा है क्योंकि शायद बहुत ही ज़्यादा कारनामे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतजाज या जदोजहद की है। जिन्होंने की है उनको इस्तीफ़ों की ज़रूरत ही नहीं थी और फारिग कर दिया। लेकिन KP की जो क़यादत है ना, ये अब टारगेटेड है पंजाब की तरफ से, अपनी नाकामियों और अपने ही काम न करने की सलाहियत से तवज्जो हटाने के लिए
ये भी एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक और बात बताएं कि अभी आपने बात की कि ये वहाँ पे KPK के आप लोग इसका क्रेडिट ले सकते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब लें, आप लें, जुनैद अकबर साहब, सारे लें कि हमने लोग निकाले, मोटिवेट भी किया, लेकर भी आए इस्लामाबाद में, नज़र भी आया हमें बड़ा पश्तून क्राउड, हमारे भाई हैं, लड़े भी हैं बेचारे, कैजुअल्टी सब कुछ फेस किया। आप भी कह रहे हैं, हमें भी नज़र आ रहा है पंजाब से लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो क्या इसकी दो रीजनिंग हो सकती है? एक तो यह है कि पंजाब के लोग जो हैं, या तो हम उनको ताना दे देते हैं जनाब कि उतने बहादुर नहीं है कि वो बाहर निकले, आए, लड़े भिड़े, जितने हमारे पश्तून भाई हैं रिवायती तौर पर समझा भी जाता है, सो वो लड़ाई झगड़े वाले पंजाब के लोग नहीं है, सो वो लिहाजा सड़कों पर नहीं आ रहे। नंबर 1। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो खान साहब के रोज़ के फड्डे लड़ाइयों झगड़ों से वो तंग आए हैं, वो कहते हैं भाई साहब हम आपको वोट दे सकते हैं, हमने वोट भी दिए, हमारे भी अपने बिजनेसेस हैं, घर हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज, रोजाना की बुनियादों पे हम नहीं लड़ भिड़ सकते, और वो खान साहब की पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस या तशद्दुद, लड़ाई, रेजिस्टेंस इसके हक में नहीं है, लिहाजा वो घर बैठे हुए हैं। सर मेरा ख्याल है, मैं चूँकि पंजाब भी गया हूँ और उस दौर में भी गया हूँ और बाद में भी गया हूँ, ये कहना कि पंजाब के लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं निकल रहे हैं कि शायद खौफ ज़्यादा है, मैं शायद इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जो निकले भी। एक कुरैशी साहब है हमारे मुल्तान में, उसने उस दौर में भी, जिधर मैं KP में और सिंध में उधर जलसे कर रहा था, कुरैशी साहब मुल्तान, जैसे आपकी मेहरबानी में बात कर रहा हूँ, आपने उनका कुरैशी साहब का नाम ले लिया, हम तो भूल गए थे, PTA भी भूल गए, इमरान खान साहब भी भूल पंजाब से है ना, उनकी अपनी फैमिली भी भूल गए, उनके बच्चे भी अब जिक्र नहीं करते, वो तो कुरैशी साहब को, तो शाहमुद कुरैशी साहब को तो सब भूल गए। थैंक यू वेरी मच, आपने जिक्र किया, मैं इसका शुक्रिया अदा करना। मैं अब और लोगों का जिक्र करूंगा, ये वो लोग थे जो पंजाब में, और वो तमाम लोग बुलाए जा चुके हैं जिन्होंने उस कड़े दौर में मुज़ाहमत की, जुर्रत की, झंडा उठाया और बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह न कि सिर्फ अपने इलाके के लोगों का खौफ दूर किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम हमने फैलाया। और वो पैगाम यही था कि जब ये लोग उठ सकते हैं तो पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं उठ सकता है। और यही वजह थी कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा तो वो खौफ था जो दूर किया गया था, और जिसने हिम्मत दी पाकिस्तानियों को, और जिन्होंने जाके बक्से PTI के उम्मीदवारों के हक में भरे। पंजाब का एक मसला ज़रूर है, और वो ये है कि सदियों से जो है यहाँ पे जो जिस अंदाज में राज किया गया है, जिस अंदाज में सरकार, चाहे वो सिख सरकार हो, चाहे अंग्रेज सरकार हो, चाहे पाकिस्तान के बाद, और पुलिस जो है जिस तरीके से एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होती आई है, इसका, और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कल्चर हैं, जो वहाँ पे ज्यादती के आगे हर एक आदमी खड़ा होता है, चाहे सामने थानेदार खड़ा हो, चाहे IG खड़ा हो, ये इस चीज़ का फ़र्क है। लेकिन लोग हमारे साथ निकले, कसूर में निकले। अब आपको मैं बता दूं, जितने ये बुरे दौर में हमने जलसे किया, सबसे बड़ा जलसा मैंने कसूर में किया है। अच्छा। और पाकिस्तान की तारीख का वो लाख से ज़्यादा लोग थे जो कसूर में मेरे साथ निकले थे, तो वो भी पंजाब है। इसी तरह लोग हमारे साथ इधर चकवाल में निकले, और वो भी लैया में मजीद खान नियाजी एक हमारे वो है, हमारे करोड़ के, और मजीद खान नियाजी जो है करोड़ में हमने जलसा किया, और मजीद खान नियाजी ने कैंपेन भी चलाई और डट के चलाई। उनकी बेगम जो है हमारी बहन, अब मेंबर नेशनल असेंबली है। इस तरह जंग से हमारे एक नौजवान है, मेरे पास पंजाब की जितनी भी लीडरशिप जो मुज़ाहमती हो सकती थी, सबके मेरे साथ रवाबित थे, ज़िला वाइज हमने बनाए थे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता दूं, कि खान की रिहाई की तहरीक को सबसे ज़्यादा नुकसान उन साजिशियों ने दिया है जिन्होंने कभी ये नहीं चाहे कि हम पंजाब में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो के अवामी एहतजाज के लिए कमर कस ले। कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, मैंने बार बार ये जिम्मेदारी मांगी, और हर बार पंजाब की क़यादत ने जो है मुझे पंजाब में दाखिल होने से रोके रखा। सर बताइए ना, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आपने भी बात की कि उस तरह लोग मोबिलाइज नहीं हो सके, कुछ पॉकेट्स हैं जो आप बता रहे, 12-13 करोड़ की आबादी है, तो वहाँ पे उस तरह लोग शायद नहीं निकल सके। लेकिन हमने ये देखा है कि 8 फरवरी जैसे आपने कहा बड़ा मौका था, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट लॉन्च की जा सकती थी। PNA की जो भुट्टो साहब के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी, वो सारी की सारी पंजाब से, पंजाब बेस्ड थी। पंजाब में उन्होंने सारा का सारा
उन्होंने भुट्टो साहब को क्रिपल करके रख दिया। लाहौर में जुलूस निकले, हमारे मुल्तान में बहुत बड़े निकले, गोली जो चली थी वहाँ पे सबसे पहले लाहौर में चली। सो आपकी दफ़ा वो लाहौर मुल्तान जो बड़े बड़े मतलब जहाँ पे रोल अदा करते हैं, फैसलाबाद हो गया, ये इस तरह के बड़े स्टेशन, गोजरावाला, सियालकोट, जहाँ से इम्पैक्ट आता है, तो इस दफ़ा पीएनए टाइप तो कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पंजाब से लोग निकले। हालांकि उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने भुट्टो साहब को तख्ता उलट के रख दिया था। सर ये मेरा ख्याल ब्रेक के बाद जरा इस पे हम आपसे जरूर पूछेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि 8 फरवरी मौका था, तो ये चांस कैसे मिस हुआ? लोग पंजाब से क्यों नहीं बह रहा रहे, आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? मेरा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो मरवत साहब हमारे साथ ही होंगे और इनसे मजीद जो है वो बातें करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब की जो है वो क्या के हवाले से बात कर रहे थे। भुट्टो साहब के खिलाफ जो चली थी, मतलब उस तरह की आप या खान साहब के हक में 8 फरवरी के बाद क्यों नहीं चली? जो 97 के इलेक्शन में भुट्टो साहब के खिलाफ तो चला ली थी, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इवन देन दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल। आपको क्या हुआ सर, खान साहब को? देखिए, मेरा तजर्बा पंजाब का ये है कि पंजाब में इनफरादी तौर पर जो लीडरशिप दलेर थी, फ़ाल थी, वहाँ उन रीजन्स में हमें बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मैं मिसाल दे देता हूँ, एक खातून यहाँ पिंडी रीजन की सदर थी, हमारी रीजनल प्रेसिडेंट थी, और बड़ी ही दलेर खातून थी। हमने उनके साथ मिल के बड़ी कामयाबी से पिंडी से और पिंडी में और पिंडी से इस्लामाबाद हमने रैलीज निकाली और 3-4 रैलीज निकाली, और जब तक वो थी पूरा क्राउड निकाल लेती थी। कौन थी सर? थी माविया तायर। अच्छा, जो रावलपिंडी की। हाँ, और फिर उसको शायद सिला ये दिया गया कि बड़ी उसने में यानी इस खातून ने हमेशा ये गिरफ्तार भी हुई, लेकिन मर्दों से पहले पहुंच जाती थी और अपने साथ उसको ये दे कि हमारे उम्मीदवार भी आ जाते थे, MNS के कैंडिडेट्स, MPAs। एक ज़ियाद कियानी है पिंडी का, बड़ा दलेर, मतलब फॉर्म 45 का MPA भी है। इसी तरह ये एक रीजन की मिसाल दूँ तो पिंडी, टेक्सला, अटक, ये हमारे साथ बड़ा एक्टिव था इस खातून के तोफेल। फिर मैं आपको मिसाल दूँ, हमें सबसे ज़्यादा गिला जो है ना वो आता है लाहौर रीजन से। लाहौर में ये सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ से, बड़ी जफादरी क़यादत भी वहाँ से, कोई टस से मस नहीं हो रहा था। मतलब लाहौर अगर हमारे साथ खड़ा हो जाता। और दूसरी बात ये है कि लाहौर की, अब हमारे साथ वो नबास बप्पी थे, या बप्पी से पहले एक कुरैशी साहब थे जो हमारी रीजनल प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जंग के जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे चंद अजला ऐसे हैं जो मुझे आज भी याद है कि जिन्होंने बिहेव इस तरह किया जैसे वो पंजाब का हिस्सा ना हो। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद का वर्कर, मैं क़यादत की बात नहीं कर रहा हूँ, फैसलाबाद में 10 सीटों में 9 सीटें हमने जीती है। ज़्यादा है सर आपकी, मेरा ख्याल है मैंने गलत नहीं कहा, 14 है टोटल का मेरा फिगर, ठीक है, 13 शायद आपने जीती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये 9 जीती है हमने। अच्छा, मैं क्योंकि एक दफ़ा फैसलाबाद ही मुझे कोई बता रहा था, नहीं, मुझे हमने 9 जीती है। मैं आपको बताऊं ना, हमें सबसे ज़्यादा जो जुर्रत का मुजाहरा हुआ ना, क्लासरा साहब, वो सदरन पंजाब ने शो किया। कहानी तो हमारे भी बड़े लगते हैं कि साउथ पंजाब के लोग बड़े ढीले हैं, बड़े डोसाइल हैं, ये लड़ने बढ़ने वाले नहीं हैं। आप खान साहब हमें क्रेडिट दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच भाई। मैं आपको बताऊं, मैं गया मजीद खान नियाज़ी के जलसे में करोड़, आप यकीन करें कि ये शख्स जो है ये मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा की बॉर्डर तक आया कि जी अगर आप गिरफ्तार हुए, और साथ में उसने 3-4 गाड़ियों में लोग भी बिठाए हुए थे कि मैं आपको गिरफ्तार, ये काम मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून किया करते थे। अच्छा। वो मुझे अपनी जिले की हदूद तक छोड़ाते थे। वैसे कभी नियाज़ी भी पश्तून थे सर? नहीं, नियाज़ी अब हम उन्हें पठान कहते बिकॉज़ वो सराइकी बन गए। वंस दे यूज्ड टू बी पश्तून एज वेल। अब वो बेचारे क्योंकि पश्तून नहीं बोलते, आप उनको पश्तून नहीं समझते। अदरवाइज दे अपने आप अखवान भी कहते थे, पश्तून भी कहते थे। अब हम उन्हें सराइकी कहते हैं बिकॉज़ कि आप उनको पठान कहते हैं। नियाज़ी अवान नहीं है। जी सर, नियाज़ी अवान नहीं है। आपको मैं नहीं, नियाज़ी जो पठान, मतलब हम तो पश्तून समझते हैं, वो खुद को भी कहते हैं कि मैं आपको जरा बता दूं, ये नियाज़ी और मरवत एक बाप की औलाद है। वाह जी, माशा रिश्ता ना, फिर तो उन्होंने मजीद नियाज़ी साहब ने ठीक बंदे दिए आपके साथ। दूसरी बात ये है कि मेरा हल्का जो है ना लकी मरवत, इसके साथ ही मेरे साथ नियाज़ी इमरान खान नियाज़ी चेयरमैन PTI का हल्का है जिससे वो मुंतखब होते हैं। मैं और हमारे
बीच जो है कोई दूसरा हल्का नहीं है, ये मेरा बॉर्डरिंग हल्का है। ईसा खेल जिसे अभी जमाल हसन खान साहब MNA मुंतखब हुए हैं, नियाजी जो थे, मैंने फिर वहाँ पे देखा, ये देखिए सदरन पंजाब है, कुरैशी साहब को देखा, मैंने बप्पी को देखा, अब्बास बप्पी को देखा, और मैंने इसको देखा जो हमारे मुजफ्फरगढ़ से मैंने है जमशेद दस्ती साहब। चाहे आप उसको कुछ भी कहें, वो दलेर आदमी है, तो लिहाजा मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा। ये देखें, पंजाब में ज़रूरत ये थी कि अगर आज भी मैं आपको बता दूं ना, आज ये जो अडियाला में हुआ, अगर आज MNA सारे जाते और 5-5 इनके साथ PA गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो कम से कम 500-600 तो जो लोग होते। कितने लोग थे जब गिरफ्तार हुए? 15-20 लोग थे। मैं जिस दिन में पार्टी अपने क्रिज्मा, अपना अट्रैक्शन खो तो नहीं रही, क्योंकि आज एक SHO लेवल के जो अफसरान हैं उन्होंने हैंडल किया है। पुलिस पहले कभी रेंजर करती होती थी, पहले बहुत बड़ी फोर्सेज लगती हो, अब तो लगता है एक वहाँ SHO साहब जाते हैं, 15-20 सिपाही लेके जाते हैं, आपकी पूरी पार्टी बाहर खड़ी हो, बड़े बड़े लीडर्स खड़े होते हैं, मैनेज करके किसी को जेल में डाल दो, किसी को डिटेन कर लो, किसी को गिरफ्तार। आपकी पार्टी का जो चार्म है, आप समझते हैं कि अभी इंटैक्ट है, या ऐसा लोग कहते रहेंगे हकीकत के साथ रिकनसाइल कर रहे हैं कि अब खान साहब ने बाहर नहीं आना, पार्टी से तितर बितर बेचारे हो गए, और ऊपर से लास्टली सॉरी बात लंबी हो गई, ये भी कोई वजह है कि जब से वुकला आए हैं पार्टी के अंदर, जो पॉलिटिकल लोग थे, आप लोग मतलब आपकी चलो फॉलोइंग बन गई, बाकी लोग वो कनेक्ट नहीं कर सके, जो आपके वकील थे वो, क्योंकि पब्लिक के लोग नहीं थे, मिलते नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, उनका कसूर भी नहीं है, सो वो लोगों के साथ, पब्लिक के साथ वो अपने आप को अलाइन नहीं कर सकते, लोग उनकी बात नहीं सुनते, वो उनको नहीं जानते, वो उनको नहीं जानते, मैंने वगैरह तो बन गए। तो जब से वो कहते हैं पार्टी के पॉलिटिकल जो आपकी लाड थी वो पीछे गई है, बेचारे गिरफ्तार हो गए, अंडरग्राउंड गए, पार्टियां छुड़वा दी, मार धाड़, घरों पे जो कुछ भी हुआ दहशत फैला दी। जब से वुकला आए हैं आप लोग माइनस यू कि आपने तो एक बूस्ट दिया पार्टी को, फिर कहते वकीलों के हाथ पार्टी लगी हो तो अल्लाह खैर सलाह फारिग हो कि वुकला अपने साथ बाहर की पॉलिटिक्स भी ले आए हैं, दुश्मनी भी ले आए हैं, चल रहा है सारा। इज इट ट्रू सर? मैं आपको एक चीज़ आज बता दूं, जब वकला लाए गए या आ गए, यानी टिकटों के लिए, जो बाज़ वकला तो मुझ समेत जो खान के साथ उनकी लीगल टीम का हिस्सा थे, लेकिन जब जनरल इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें मांगी गई तो खान साहब के पास तजावीज़ ये आई कि बड़ा कठिन दौर है, बड़ा मुश्किल होगा आम सियासतदान के लिए इन तागूती और इन माफियाज का मुकाबला करना। तो लिहाजा उन्होंने सिफारिशात दी कि जी हर जगह पे भारत को इन्वॉल्व किया जाए, और मुख्तसरन ये कि इब्तदाई मरहले में पंजाब में कोई 73 सीटें जो हैं वो रिकमेंड हो गई कि ये तमाम वकला को। अच्छा, 76? जी 76% या टोटल सीट है, क्योंकि 76% सीटें रिकमेंड हुई कि ये वकला के पास जाएंगी। आमिर खान साहब ये लिस्टें बना रहे थे, उमेर नियाजी साहब इसके गवाह हैं, और इसके पीछे खान को ये बावर कराया गया कि जी इनसे कोई सीट नहीं छीन सकता है, इनको कोई कैंपेन करने से नहीं रोक सकता है, और इनका नतीजा कोई तब्दील नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अब ये इस परसेप्शन पे बहुत सारे वकला को टिकट दिए गए, इलेक्शन हो गए। अब वो वकला जो अपनी सीट, जीती हुई सीट जो है, उनकी जगह पे आज पार्लियामान में और लोग बैठे हुए हैं, वो किस तरह ये दावा कर सकते हैं बशमूल सलमान अकरम राजा साहब के कि हम खान को आजाद करा लेंगे, अपना हक तो निकाल नहीं सके। इसीलिए तो पार्टी ने, खान ने आप लोगों को टिकट दिए थे कि जी आप चूंकि कानून से आगाह लोगे। अब मैं आपको वैसे आप इन्हीं बातों की वजह से आप पार्टी के अंदर मुझे आज समझ आ रही है कि शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी के अंदर उनको क्यों उन्होंने इस तरह की बातों से, जब आप कहेंगे अपनी सीट नहीं बचा सके, वो खान को क्या बचाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है रबिया के पास अगर कोई वकील करेगा इसलिए करेगा ना कि मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगा। जब मैं अपना हक नहीं निकाल सकूंगा, कोई मुझ पे क्या ट्रस्ट करेगा? देखिए मेरा भी नतीजा इन्होंने रोका, फॉर्म 47 के तहत किसी और को जितवा रहे थे, सुबह सवेरे 25,000 मुसल्ला लोग लेकर गया और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मैंने मुआसरा किया। पास पूरी ब्रिगेड है, फिर तो ब्रिगेड क्या, मेरा कबीला है, और मैं गया और यकीन करे मैं आज अल ऐलान कहता हूं कि मैं जिंदा ही ना रहता अगर कोई मेरा नतीजा चेंज करता, और यही सोच हर उम्मीदवार की होनी चाहिए थी। उन्होंने इसलिए आपको पार्टी से साइड पे किया कि जनाब खान साहब ऐसा बंदा मैं नीचे के सवाल आपके भी हैं। पहले मैं ब्रेक ले लूं और फिर ब्रेक के बाद जो है वो मरवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरवत साहब वकला के हवाले से, और आपने कहा कि वकीलों को जो है वो बहुत स्पेस दी गई, चाहे 8 फरवरी के हम इलेक्शंस देखें उसमें भी। क्या वकीलों ने 1-1.5 साल में क्या उखाड़ लिया, क्या देखा हमने, कहाँ हैं वो, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? और लतीफ़ खोसा साहब, हामिद खान साहब, ये बड़े नाम थे पार्टी के साथ, ये इस वक्त कहाँ हैं? अच्छा, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ये भी तजर्बा आपके साथ शेयर करूं कि जब ये बुरे अयाम आए और कानून की हुक्मरानी की है, सारी ज़िंदगी हमने नारे लगाए हैं, तो 9 मई के बाद मेरी सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वकला बिरादरी से थी। अच्छा, कि अपने लोगों की हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ हर ज़िले और तहसील और टाउन और डिवीज़न की बारें खड़ी होंगी। सबसे ज़्यादा मायूस वकला बिरादरी ने किया। अच्छा, वकला जो हैं वो थ्रू आउट द पाकिस्तान, उन्होंने जुर्रत नहीं दिखाई कि वो इस फिस्तायत ज़ुल्म जबर के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो जाते। शायद इसमें वकला की सियासत भी थी, और इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दूंगा। उन्होंने बेतहाशा पैसे बारों में तकसीम किए हैं, और उनकी सियासत ने भी वकला को इस ज़ुल्म जबर के ख़िलाफ़ खड़े होने में जो है रुकावटें डाली। जहाँ तक आपने PTI के वकला की बात की, तो जो वकला जो है अपनी सीटें नहीं निकाल सके, और इसके बावजूद कोई वकील आज अगर PTI या पाकिस्तान के अवाम को कहता है कि मैं आपको हक दिलाऊंगा या खान को रिहा करूंगा, इसका क्या मैं एतबार कर सकता हूँ? देखिए, सीट लेना किस तरह आसान था। अगर आपका नतीजा फॉर्म 47 पे कोई DRO या RO चेंज कर रहा है, तो इलेक्शन का दिन था, 4-5 हजार लोग तो हर एक के उम्मीदवार के उजरे में बैठे हुए थे। आपने जाके वर्करों समेत उस DRO के दफ्तर में बैठ जाना था, चाहे आपका सर फट जाए। वकीलों को हुजरे नहीं होते, हुजरे तो आपके यहाँ KP पंजाब में तो कोई हुजरे नहीं होते, हुजरे हैं, बाजार है, डेरे भी नहीं है। मतलब वकील तो डेरे भी नहीं करते कि कहीं खिलाना पिलाना ना पड़े, वो तो डेरा चलाना पड़ता है, हुजरे में तो खिलाना पिलाना पड़ता है। वकील जो है सारे वकील बड़े खर्च करने वाले लोग हैं। अच्छा, फिर हुआ ये कि जो आपने सवाल किया हामिद खान साहब का, सबसे ज्यादा जो है उम्मीद खान साहब को हामिद खान साहब ने दी थी। अच्छा। और हामिद खान साहब जो थे वो ज्यादातर टिकट उसने अपने ही ग्रुप के वकला को दिलवाए, और सबसे ज्यादा मायूस भी मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब ने किया, क्योंकि ना हमेशा बात करते रहे वकला एहतजाज और तहरीक चलेगी, आज तक तहरीक तो क्या कोई छोटा सा जलसा भी नहीं कर सके। दूसरा जो है सलमान अकरम राजा साहब ने तो आती ही सबके पे झाड़ू फेर दिया। उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब से तमाम फाइलें ले ली है, उनको भी फारिग कर दिया है, अली जफर साहब को भी फारिग कर दिया है, आपको भी कर दिया। मुझे तो पहले ही मैं फवाद चौधरी साहब भी हो गए थे, फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब। तो लिहाजा अब एक बात याद रखिए, ये सब कुछ करने के बाद जब ये अभी एहतजाज नहीं तहरीक नहीं चला सकेंगे, ये जो अभी इन्होंने अनाउंस की ईद के बाद जो कहा था, ईद के बाद 15 दिन से लेकर 2 महीनों के अंदर मैं तवक्को कर रहा हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब इस्तीफा दे देंगे कि जी मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है अब मजीद इस मनसब पे नहीं रह सकता। वो तो 2-3 दफ़ा पहले भी दे चुके हैं, तो खान साहब ने उनका इस्तीफा जो है रिजेक्ट किया। वो तो उन्होंने हायर मालर ग्राउंड तो रखे थे सलमान। ये बात याद रखें, 15 दिन से लेकर 1.5-2 माह के अंदर अच्छा ये होगा। इसका मतलब ये जो 8-9 माह ये रहे, पार्टी का वक्त ही ज़ाया किया। तो आपके कितने चांसेस हैं वापसी के सर? देखिए, मैं तो दिल दुखता है जब पार्टी को तकलीफ होती है, खान या खान के अहले खाना को। आज भी जो जुल्म हुआ है इस पे मुझे वफ़त हुई, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ज़रूरत के वक्त से कबल ही मैं खुद ही भागा चला जाता था कि मैं हाजिर हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं उस वक़्त जाऊँगा जब मैं हाजिर नहीं हूँगा और मेरी गैरहाज़िरी को महसूस करेंगे और मेरी ज़रूरत का एहसास। ये तो आशिक और मशूक वाली गुफ्तगू है वैसे, कि ये मतलब लवर एंड बिलवड वाला स्टाइल है कि वंस यू गेट एन एड विद योर लवर देन दैट्स हाउ यू एक्सपेक्ट कि वो आएगा, मुझे मनाएगा, कोई थोड़ा सा नाज नखरे लाड वगैरह उठाएगा तो फिर ही मानेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपका ख्याल होगी कि तो खान साहब भी खान साहब हैं, आप भी खान साहब हैं, माशाल्लाह 2 खान। हम तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं खान साहब के लिए आंखें 4 है, उनकी तरफ हैं नज़रें, लेकिन 3 दफ़ा निकाले जाने के बाद थोड़ा सा नफ्सियाती हो गया हूँ।
अब मैं चौथी दफ़ा निकालने के लिए नहीं जाऊंगा, पहले ये हिसाब ज़रूर करूंगा कि ये 3 दफ़ा मेरे साथ क्यों हुआ। यानी पाकिस्तान का कोई शख्स जी शऊर ये कह देना, ये इसरा होता है पार्टियों में, ये जनाब आपने बयान दे दिया, आपको निकाल दिया। आपका एक सवाल रहता है। हाँ जी, मैं जो है वो फायरवॉल के हवाले से जो है वो सवाल करना चाह रही थी आपसे कि एक फायरवॉल बीच में आया कि जो है वो फायरवॉल लाई गई है और अब जो है वो यूट्यूबर्स या डिजिटल उस पर जो है वो बड़ी पाबंदियां नजर आएंगी, उसका क्या होगा ना? देखिए एक बात, ये 2 जवाबात, बल्कि 2 पोर्शन है। एक तो ये है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कहना चाहता हूँ कि आपके गालम गलोच की वजह से पाकिस्तान की तमाम मीडिया इंडस्ट्री जो है वो अब पीका अमेंडेड एक्ट 2025 को जो है फेस कर रही है, फेस करेगी, भुगतेगी। आई एग्री विद यू, क्योंकि ये अगर इस तरीके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करते, शायद ये इस तरीके से ये तलवार उठा के नाजिल ना होते। दूसरी बात जो है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और अपनी मुखालिफ जितनी भी मीडियाज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन्होंने फायरवॉल का ठेका दिया चाइनीज फर्म से। इन्होंने 40 अरब रुपए पे फायरवॉल खरीदा। 40 अरब, और 40 अरब रुपए का फायरवॉल जनाब लगाया गया। इंटरनेट का जो रफ्तार थी वो रफ्तार का भी बेड़ा गर्क हुआ और 2 माह तक ज़हनी कोफत में पूरी घूम मुब्तला थी कि वो क्या रहा है, और आखिर में पता चला कि 40 अरब कूकाते गए, डूब गए क्योंकि वो फायरवॉल जो था जिस मकसद के लिए उसको जो है लाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। ये फिल्टर ही नहीं कर सकी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पैगामात को जो जिस तरह वो चाहते थे। और इस हवाले से मुझे जहाँ तक इल्म है फौज की संजीदा क़ियादत, सीनियर क़ियादत ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया हुआ है इसी 40 बिलियन रुपए के फायरवॉल पे। सही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।